करिएगा 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड। ऑफ द वर्ल्ड आर फर्स्ट मास, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। सेकंड लेंथ, इसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड टाइम, कैपिटल टी से। थर्ड टाइम है, उसको कैपिटल टी से। फोर्थ करंट, करंट को कैपिटल ए से। और ये सबके सबको ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं। फिफ्थ है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की यूनिट होती है ना केल्विन, तो कैपिटल के, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो। सिक्स्थ है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको कैंडेला, तो सी डी, स्मॉल में लिखेंगे सी, स्मॉल में लिखेंगे डी, कैंडेला। और सेवंथ होता है, हाँ जी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये मोल, एम ओ एल, एन ओ एल लिखेंगे सर। ये मोल हो गया। उसके बाद देखिएगा कि जैसे अगर डायमेंशनल फॉर्मूला मेरे को निकालना है किसी का भी, डायमेंशनल फॉर्मूला अगर निकालना है डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला जो है वो कैसे निकालेंगे। हमने ये कहा कि हमारे पास जैसे एक नंबर है, हमारे पास जैसे एक नंबर है, मतलब नंबर बोल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक टर्म है एरिया, एरिया, तो एरिया जो है, हम एरिया के लिए इसका डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालेंगे। एरिया का डायमेंशनल फार्मूला निकालने का ये तरीका है कि एरिया की यूनिट देखेंगे, यूनिट क्या होती है ना। एरिया की ऐसा यूनिट क्या होगी बताओ, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। तो आप ये देखिए एरिया की हम लिखेंगे एसआई यूनिट, एसआई यूनिट एरिया की होगी मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है कि मीटर यानी कि लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। और इसका मतलब क्या है कि इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या हो गया, एल स्क्वायर। और एल स्क्वायर को ब्रैकेट में बंद कर दो, ठीक है। तो अब ये हो गया m की पावर 0, l की पावर 2 और t की पावर 0। यहाँ मास है ही नहीं एरिया में, यहाँ टाइम भी नहीं है, यहाँ केवल और केवल लेंथ का स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर हो गया। ये तो एरिया हुआ। उसके बाद देखिएगा एरिया के बाद में नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम, वॉल्यूम की जो यूनिट है वो होती है मीटर क्यूब।
तो मीटर 3 बार आ रहा है। अच्छा मीटर क्या है, मीटर लेंथ की यूनिट होती है, तो मीटर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि लेंथ 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है, एल इंटू एल इंटू एल। ठीक है, तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो एल की पावर 3, एल की पावर 3 मतलब एम की पावर 0 एल की पावर 3 टी की पावर 0। हम जब भी कभी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो उसमें अगर सिर्फ एल आ रहा है तो उसमें सिर्फ एल ना लिखकर एल के अलावा हम उसमें मास और टाइम अपनी तरफ से इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अच्छा तो एम की पावर 0 और टी की पावर 0 हमने अपनी तरफ से इंक्लूड इसमें कर दिया। उसके बाद अगला देखिएगा डेंसिटी। हाँ, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखिएगा जब ये मास अपॉन वॉल्यूम है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि मास किस कैटेगरी में आता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह मुझे ऐसा यूनिट की हेल्प लेनी पड़े। कई जगह फॉर्मूला अगर हमें पता है फॉर्मूले से भी हमारा काम बन जाएगा। अब जो मास है, मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। तो किलोग्राम किस कैटेगरी में आएगा, मास की, तो ये हो गया एम, और ये किस कैटेगरी में आएगा, लेंथ का क्यूब, तो एम अपॉन एल क्यूब। तो इसको क्या लिखेंगे, एम की पावर 1 एल की पावर 3, और टी नहीं है तो लिखेंगे टी की पावर 0। एम की पावर 1 एल की पावर 3 टी की पावर 0, ये हो गया। सर एम की पावर क्यों होगा, क्योंकि एल की पावर एल की पावर -3, सॉरी बिल्कुल सही, एल की पावर 3 था, तो ये ऊपर आकर -3 हो जाएगा। एम की पावर 1 तो समझ गए होंगे, एम क्योंकि किलोग्राम है ऊपर, किलोग्राम यानी कि मास। ठीक है, अब ये करने के बाद में फिर अगला देखिएगा एक और एग्जांपल, 4-5 ये एग्जांपल देखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस आते हैं इसकी किस तरीके के, वो बताऊंगा। फिर है स्पीड, स्पीड या फिर वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस किस में आएगा, मीटर में, और टाइम किस में आएगा, सेकंड में। तो डिस्टेंस यानी कि एक तरह से लेंथ है, डिस्टेंस यानी कि एक तरह से लेंथ है, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट भी मीटर है, तो मीटर किसकी कैटेगरी में आएगा, लेंथ की कैटेगरी में। और डिनोमिनेटर में टाइम सेकंड है, यानी कि वो टाइम की कैटेगरी में, तो एल अपॉन टी, एल की पावर 1 टी की पावर -1, क्योंकि टी को ऊपर गया है तो टी की पावर -1, एम नहीं है तो एम की पावर 0, एम की पावर 0 एल की पावर 1 टी की पावर -1, ये हो गया। फिर देखिएगा अगला है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो उसकी भी यूनिट मीटर पर सेकंड ही आएगी। भाई चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, आप याद करिए, चेंज इन वेलोसिटी ये होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन इज स्मॉल टी। तो फाइनल वेलोसिटी मान लीजिए 25 मीटर पर सेकंड है और इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड है, तो 25 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चेंज क्या आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर की यूनिट भी मीटर पर सेकंड ही आएगी, और डिनोमिनेटर में पहले से ही टाइम है, यानी कि वो सेकंड में है। तो हम इसको किस तरीके से करते हैं, मीटर पर सेकंड का मतलब मीटर अपॉन सेकंड, और डिनोमिनेटर में केवल सेकंड है तो सेकंड को क्या लिख सकते हैं, सेकंड अपॉन 1, एस अपॉन 1। सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है, m इंटू 1, और ये बीच वाले दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, तो एस स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, एम एस की पावर -2। तो ये हमारे पास बन गया एक्सेलरेशन की यूनिट। हम जानते हैं एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला
मीटर मतलब लेंथ, सेकंड मतलब टाइम, तो एल टी की पावर -2 और इधर एम को लिख देंगे एम की पावर 0, एम की पावर 0 एल टी की पावर -2। बोलिए अभी क्लियर? ठीक है जी, बताओ बताओ क्लियर है? उसके बाद अगला देखेंगे मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। अब मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला, m1 l1 t -1। हाँ, तो किलोग्राम क्या हो गया? मास कैपिटल एम, मीटर पर सेकंड यानी कि एल टी की पावर -1, एम एल टी की पावर -1, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है, ये मोमेंटम हो गया। मोमेंटम के बाद अगला देखेंगे फोर्स। मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास जो है, मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की यूनिट अभी अभी हमने देखी क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो किलोग्राम का मतलब क्या है कि ये मास की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये क्या हो जाएगा? सीधा सीधा अगर देखो तो किलोग्राम यानी कि मास की कैटेगरी में आ गया, तो एम, और ये एल, और ये टी की पावर -2, एम एल टी की पावर -2, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं। अगला देखिएगा, ये फोर्स है, फोर्स के बाद अगला है वर्क। वर्क का फॉर्मूला बताओ जरा क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो फोर्स है फोर्स की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम न्यूटन बोल देते हैं शॉर्ट में, एक्चुअल में वो क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर हो गई, तो अब ये मीटर जब इस मीटर में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना देगा? मीटर स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि डायमेंशनल फार्मूला क्या बन गया? किलोग्राम मतलब क्या बेटा? m2 l L2 नहीं, सिर्फ एम L2 T -2, ML2 T -2। ठीक है, और m1 किलोग्राम में तो है ना सिर्फ, मतलब मास की कैटेगरी में आ गया, वो मीटर है, मीटर आएगा लेंथ की कैटेगरी, तो L की पावर 2 T की पावर -2। उसके बाद बात करेंगे पावर की। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क का तो हम डायमेंशनल फार्मूला देख ही चुके हैं, तो क्या है? एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, और नीचे टाइम है, टाइम मतलब कैपिटल टी। ठीक है, टाइम की कैटेगरी में आएगा। अब इसको भी ऊपर ले जाओ, एम एल स्क्वायर, जब ये टी ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? -2 और -1, तो टी की पावर -3, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3, ये पावर हो गया। उसके बाद में प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स कितना है?
फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला है ml p की पावर -2 अपॉन एरिया। एरिया का हम जानते हैं मीटर स्क्वायर मतलब l स्क्वायर। अब इसको ऊपर ले लेंगे तो m और ऊपर ये 1 है तो जब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 1 माइनस हो जाएगा, l की पावर -1 p की पावर -2। ठीक है, तो इस तरीके से हम डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। ये जो छोटे छोटे टर्म्स हमारे पास हैं इनका हम डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। अब इन पर और फर्दर क्वेश्चंस किस तरीके के बनते हैं वो देखते हैं जरा। एक क्वेश्चन नोट कीजिएगा। Assuming that the mass m assuming that the mass capital M of the largest stone mass capital M of assuming that the mass capital M of the largest stone that can be moved by a flowing river that can be moved by a flowing river depends upon the velocity v depends upon the velocity v, the density of water rho the density of water rho, ये density का symbol होता है, and the acceleration due to gravity and the acceleration due to gravity small g, acceleration due to gravity small g, show that capital M varies, show that capital M varies with the sixth power of the velocity of flow, with the sixth power of the velocity of flow, ये शो करना है। ठीक है कैसे करेंगे भाई इस तरीके के क्वेश्चंस को? जब भी कभी हमको कोई भी ऐसा टर्म दे रखा होता है, जैसे ये बोल रहे हैं assuming that the mass m of the largest stone that can be moved by a flowing river, तो एक रिवर फ्लो कर रही है। अब रिवर में बहुत पतले पतले से पत्थर है, बहुत बारीक बारीक से, तो जैसे हम सैंड के पार्टिकल्स बोल देते हैं, तो वो भी तो छोटे छोटे पत्थर ही हैं। तो हमारे पास बहुत पतले पतले पत्थर हैं रिवर में, अब रिवर फ्लो कर रही है तो रिवर के साथ साथ वो पतले पतले पत्थर जो है वो भी फ्लो कर रहे हैं। अब उन पतले पत्थर में कोई थोड़ा सा और मोटा पत्थर है वो भी फ्लो कर रहा है, थोड़ा और उसका साइज बड़ा पत्थर का वो भी फ्लो कर रहा है, थोड़ा और बड़ा वो भी फ्लो कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये देखा गया कि एक पर्टिकुलर
साइज पत्थर का जब धीरे 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 बढ़ता गया, वो तो फ्लो कर रहा है, लेकिन जब एक पर्टिकुलर साइज अचीव हो गया, यानी कि जब एक थोड़ा सा बड़ा हो गया पत्थर, अब उसमें फ्लो करना बंद हो गया क्योंकि उसका वजन ज़्यादा है, तो वो नीचे पानी में जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। जो भी रिवर है, रिवर का जो बेड है यानी कि रिवर का जो बॉटम है वो वहाँ पर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। अब इन्होंने ये बोला है कि आपको ये शो करना है कि कैपिटल M वेरीज विद द सिक्स्थ पावर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि अगर बहुत ज़्यादा तेज बहाव आ जाए रिवर का, तो फिर तो कुछ बड़े बड़े पत्थर हैं, वो भी पानी उनको भी फ्लो करवा कर ले जाएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, कि वेलोसिटी कितनी है पानी की। तो देखिएगा वो बोल रहे हैं एज्यूमिंग दैट द मास एंड ऑफ द लार्जेस्ट स्टोन दैट कैन बी मूव्ड बाय अ फ्लोइंग रिवर डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी। तो हम ये कहेंगे M यहाँ पर क्या है, मास ऑफ स्टोन, V क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर, ये हो गया। और उसके अलावा क्या है, रो दे रखा है, डेंसिटी ऑफ वाटर, और स्मॉल जी दे रखा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये दे रखा है हमको। तो अब वो जो मास है ना, मास ऑफ द स्टोन, वो इस पर इन तीनों पर डिपेंड करता है। तो जब भी मुझे दे रखा होता है कि कोई भी जो क्वांटिटी है वो किस किस पर डिपेंड कर रही है, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं कि M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V की पावर A इंटू रो की पावर B इंटू G की पावर C। हमने ऐसे लिख दिया, M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V की पावर A, रो की पावर B, G की पावर C, ऐसे लिख दिया। अब M इज इक्वल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा सकते हैं, कांस्टेंट K इंक्लूड कर सकते हैं, तो M इज इक्वल टू K इंटू V की पावर A, रो की पावर B और G की पावर C। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें एक क्वांटिटी कुछ क्वांटिटीज़ पर डिपेंड कर रही होगी, तो उसको इस तरीके से हमको शुरुआत में लिखना है। अब हमारा टारगेट क्या है, यहाँ पर हम A, B और C इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? हाँ जी बोलिए। The sixth power of velocity of flow का मतलब क्या हो गया? मतलब V की पावर 6 आना चाहिए, मतलब A की वैल्यू 6 आनी चाहिए, ठीक है सर। ठीक है। अब देखिएगा, अब हम यहाँ पर ये करेंगे, अब इसको ना डायमेंशनल फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ लिखिएगा राइटिंग द above equation in terms of dimensional formulae इस इक्वेशन को डायमेंशनल फॉर्मूले के तौर पर मैं लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? भाई लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास मास है, मास मतलब सिर्फ मास, तो मास में कहीं लेंथ नहीं है, कहीं कोई टाइम नहीं है। इसका मतलब m को कैसे लिखेंगे? m l की पावर 0 और t की पावर 0, क्योंकि l और t तो है नहीं ना, तो एनीथिंग टू द पावर 0 तो 1 हो जाएगा। तो जब 1 मल्टीप्लाई होगा मास में, तो मास ही बचेगा बस, ठीक है। और ये जो m है, m को क्या लिखेंगे? m की पावर 1 इज इक्वल टू k। अब k तो कोई कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट k तो रहा एज इट इज। अब क्या करेंगे? ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। डायमेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? lt की पावर -1।
वेलोसिटी का मिटा दिया मैंने। वेलोसिटी का क्या था, मीटर पर सेकंड, तो मीटर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लेंथ एंड सेकंड कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ टाइम, तो एल टी की पावर -1 बन जाएगा। मीटर पर सेकंड को क्या बोलेंगे, एल टी की पावर -1। तो यहाँ लिखेंगे एल टी की पावर -1 की पावर ए। और इसी तरीके से डेंसिटी, डेंसिटी क्या था, डेंसिटी था मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या था m और वॉल्यूम क्या था l क्यूब, तो ml की पावर -3 ये था। डेंसिटी का फॉर्मूला था m l की पावर -3 इसकी पावर स्मॉल b। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि एल टी की पावर -2। ये हो जाएगा एल टी की पावर -2 और इसकी पावर c, इसकी पावर c हो गई। चलो जी अब सबको एक्सपेंड करेंगे, m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0 इज इक्वल टू k। फिर l की पावर a, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे l की पावर a, या पहले m लिखते हैं, सुनिए पहले m लिखेंगे। m माना पूरे में देखो तो m बस इधर आ रहा है, तो m की पावर b आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे m की पावर b। अब बात करेंगे l की, सीक्वेंस हमें ना ऐसे लेकर चलना है, पहले मास फिर लेंथ फिर टाइम। तो फिर लिखेंगे l, तो l क्या क्या आ रहा है, l की पावर a, तो यहाँ लिखो l की पावर a। और इधर देखिए तो l क्या है, l की पावर -3 और उसकी पावर b, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो l की पावर -3b। तो a तो था ही, यहाँ पर लिख दिया -3b। फिर इधर l की पावर 1 है और इधर c है, तो 1 × c इज c, तो l की पावर cb हो गया, यानी कि +c। तो l की पावर क्या बन गया, a -3b + c। बताओ ये समझ गया कि नहीं, ठीक है। बताओ भाई आदित्य, विनायक, Yes, sir. ठीक है। चलिए अब उसके बाद टाइम की बात करते हैं, तो t की पावर -1 और उसकी पावर a, तो t की पावर -a, t की पावर -a, फिर -2 × c, तो t की पावर -2c भी। ये हो गया। अब हम लिखेंगे comparing the powers of like quantities on both sides. Is equal to 0, 0, 1. तो जैसे ये m की पावर b है, तो b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। पहले तो b इज इक्वल टू 1 हो गया। फिर l की पावर में देखिए क्या है, a -3b + c इज इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू तो मुझे पता है 1 है, यहाँ पर लिख देंगे a -3 × 1 + c इज इक्वल टू 0। तो a + c इज इक्वल टू 3, ये हो गया। फिर देखिए -a -2c इज इक्वल टू 0। तो -a इज इक्वल टू प्लस का 2c, तो a की वैल्यू क्या हो गई, -2c। a की वैल्यू होगी -2c। अब a की वैल्यू -2c को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए, ठीक है, हो जाएगा। तो a की जगह आपने यहाँ पर डाल दिया -2c + c इज इक्वल टू 3। ये क्या हो गया, -c इज इक्वल टू 3, मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई, -3, ठीक है। अब a की वैल्यू तो -2c थी, सिंस a इज इक्वल टू -2c। अच्छा b की वैल्यू 1 थी ही, तो a की वैल्यू क्या हो गई, -2 × -3, यानी कि a की वैल्यू हो गई 6। हमारे पास a, b और c तीनों की वैल्यू आ गई। Therefore equation 1 becomes m is equal to a into v की पावर 6 into रो की पावर b, b कितना है 1, रो की पावर 1 और g की पावर -3।
और करेंगे इसको m इज इक्वल टू k b की पावर 6 रो अपॉन g की पावर -3, इसको नीचे ले आएंगे तो g क्यूब। Hence mass of the stone varies as sixth power of velocity, sixth power of velocity of flow। बताओ जी, समझ गए? क्लियर? चलिए जी, तो और देखते हैं इसी तरीके के और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। The escape velocity v of a body depends upon the escape velocity v of a body depends upon first है acceleration due to gravity of the planet, acceleration due to gravity of the planet, second है the radius of the planet capital R, यहाँ पर small g, फिर second है the radius, the planet capital R, established dimensionally the relationship between V, G and R एस्केप वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होती है? जैसे कोई भी हमारे पास प्लैनेट है, कोई भी प्लैनेट अगर दे रखा है तो उस जैसे मान लीजिए अर्थ है, तो अर्थ से अगर हम किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, प्रोजेक्ट करवा रहे हैं, दूर फेंक रहे हैं, तो उसको एस्केप वेलोसिटी से अगर हमने फेंक दिया तो इसका मतलब ये है कि अब वो वापस नहीं आएगा। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी का मतलब ये है कि आपने उसको ऐसी वेलोसिटी के साथ ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया, ऐसी वेलोसिटी से आपने उसको फेंक दिया है कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर निकल गया। ठीक है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे 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 हाइट बढ़ती है वैसे वैसे वो धीरे 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 ना धीमा पड़ने लगता है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं 5th फ्लोर 6th फ्लोर 7th फ्लोर से अगर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकता हूँ तो वो बड़ी तेज़ी से नीचे गिरेगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, मान लीजिए हम 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर ऊपर उठ जाते हैं, तो उतने ऊपर उठने पर उसको नीचे आने में टाइम लगेगा और थोड़ा सा उसमें फ्लोटिंग इफेक्ट भी आ जाएगा। वहीं पर आपने देखा होगा जो लोग स्काई डाइविंग करते हैं, जो हेलीकॉप्टर से सीधा नीचे कूदते हैं पैराशूट वगैरह लगाकर, बहुत टाइम तक वो अपना पैराशूट खोलते ही नहीं है।
क्यों? क्योंकि वो एयर में ही फ्लोट करते रहते हैं, क्योंकि ग्रेविटी का उतना असर रहा नहीं। जब आप आसमान में इतना ऊपर पहुंच गए तो अब ग्रेविटी उतनी इफेक्टिव नहीं रही, तो आप बहुत देर तक फ्लोट करते रहते हैं। धीरे 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 ग्रेविटी है लेकिन बहुत धीमी हो गई है, बहुत कमज़ोर हो गई है, तो धीरे 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 आप नीचे आने लगते हैं। फिर जब उस इंसान को लगता है कि अब तो नीचे बड़ी तेज़ी से जा रहा है, बहुत स्पीड से अब तो नीचे जा रहा है, अब तो फ्लोट नहीं कर रहा है, तब उसको ये समझ में आ जाता है कि अब ग्रेविटी अपना काम कर रही है, बहुत तेज़ी से मुझे नीचे खींच रही है। तो तब जब उसको लगता है कि हाँ अब बहुत तेज़ी से मैं नीचे जा रहा हूँ, तो तब वो अपना पैराशूट खोलता है उतरने के लिए। उससे पहले का टाइम वो एन्जॉयमेंट के लिए अपना, हम हवा में फ्लोट कर रहे हैं तो वो फ्लोट करते रहते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ग्रेविटी जो है जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे ख़त्म हो जाती है। आपने किसी ऑब्जेक्ट को इतनी ताकत से फेंका, इतनी वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट करा दिया उसको कि वो अब अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल गया, तो दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। लेकिन है तो वो वेलोसिटी ही, है तो वो वेलोसिटी, तो उसकी यूनिट वही रहेगी मीटर पर सेकंड। उसके अलावा ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगी। और ये है रेडियस ऑफ द प्लैनेट आर्थ। तो रेडियस कितना भी बड़ा हो, लाखों या करोड़ों किलोमीटर में भी हो, कितना भी बड़ा हो, लेकिन ऐसा यूनिट तो मीटर ही रहेगी, ठीक। तो उसके हिसाब से जरा करिए, कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस किस पर डिपेंड कर रहा है, g पर और r पर। तो जरा करके देखिए, g की पावर a, r की पावर b, ऐसे कर लो। विनायक और आदित्य ट्राई करिए, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ बस। Yes, sir. बताओ जी क्या होगा, कर रहे हैं? सर दोनों अंडर रूट में आएंगे, अंडर रूट 3r। अभी देख रहा हूँ। The escape velocity v of a body depends upon acceleration due to gravity. तो escape velocity v ये जो है ये डिपेंड कर रहा है किस पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि स्मॉल g, तो स्मॉल g की पावर a और रेडियस ऑफ द प्लैनेट, तो यानी कि r की पावर b, ये हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू k इंटू जी की पावर a, r की पावर b, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। बिल्कुल सही है आंसर तुम्हारा, अंडर रूट आर जी आ रहा है इसका आंसर, के अंडर रूट आर जी, दोनों अंडर रूट के अंदर है। अब देखिए v इज इक्वल टू के इंटू जी की पावर a और r की पावर b, इतना करा था, ठीक है। और
अब अगर डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों तरफ लिखें तो वेलोसिटी का क्या होता है एल टी की पावर -1, तो लिखो एम की पावर 0 एल टी की पावर -1 के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी कि एल टी की पावर -2। तो फिलहाल ये लिख देंगे एल टी की पावर -2 की पावर ए, और जो रेडियस है रेडियस ऑफ द अर्थ तो वो या रेडियस ऑफ द प्लैनेट तो वो मीटर में ही होगा ऑब्वियसली, यानी कि लेंथ की कैटेगरी में आ गया। तो एल की पावर बी एम की पावर 0 एल की पावर 1 टी की पावर -1 इज इक्वल टू के। अब इसमें एम तो है नहीं तो एम की पावर 0 और एल कितना है एल की पावर 1 इंटू ए यानी कि एल की पावर ए एल की पावर बी, तो एल की पावर ए प्लस बी और टी की पावर -2a, ये हो गया। अब जरा देखिए इधर भी 0 है इधर भी 0 है तो इसका तो कुछ मतलब नहीं। a प्लस बी इज इक्वल टू 1, ठीक है, और -2a इज इक्वल टू -1। माइनस से माइनस कर दिया तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। a की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। अब a प्लस बी इज इक्वल टू 1, a प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो a कितना है 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, तो b की वैल्यू भी कितनी आ गई 1/2। a और b दोनों की वैल्यू 1/2 आ गई। देयरफॉर equation 1 becomes b is equal to k into g की पावर 1/2, b is equal to k into g की पावर 1/2 और r की पावर भी 1/2। b is equal to k, जब 1/2 है तो इसका मतलब g into r की पावर 1/2 और पावर 1/2 का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट, तो k अंडर रूट जी आर, बी इज इक्वल टू के अंडर रूट जी आर। ये हो गया, बताइए क्लियर है? ठीक है, अच्छा अब डायमेंशनल फार्मूला के क्वेश्चंस आप ट्राई करिएगा, जहाँ डाउट है पूछिएगा। क्लियर है ना अच्छे से? ठीक है, चलिए जी आज फिर इतना ही करते हैं और कल मैं कैलकुलस की भी क्लास रख सकता हूँ, बता दो। शाम को फिजिक्स की क्लास है ही अपने टाइम पर, तो उसी टाइम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और इस दौरान कोई डाउट्स वगैरह है तो बताना, बाकी मैं भी